इस कार्यक्रम के प्रायोजक जनमित्रम SPS मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, बैहामुड़ा, घरघोड़ा, रायगढ़। श्रोताओं, बच्चों के संपूर्ण विकास में स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को आकार देता है स्कूल। बच्चों के समग्र कल्याण के लिए शैक्षणिक शिक्षा से लेकर सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने में स्कूल की विशेष भूमिका होती है। और बात जब बच्चों के समग्र कल्याण की हो तो भाषा और संचार कौशल को नकारा नहीं जा सकता। इसी उद्देश्य से जनमित्रम SPS मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल घरघोड़ा के प्रायोजन में ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जिसका नाम है लिटिल लाइब्रेरी जूनियर RJ ऑफ JSPS। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त जया शुक्ला। हाजिर हूं लेकर एक और नया एपिसोड। प्रोग्राम है जूनियर RJ ऑफ JSPS। आप सोच रहे होंगे कि जूनियर RJ ऑफ JSPS है तो ज़रूर जूनियर RJ हमारे साथ होंगे, लेकिन साथियों हम आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस ख़ास एपिसोड में हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो जूनियर RJ को मार्ग दिखाते हैं, वो शख्सियत हैं जो जूनियर RJ को उनकी दिशा बताते हैं शिक्षा के माध्यम से। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद श्री नीरज पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। श्रोताओं, इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, हम आपको बता दें कि हमारे बीच जो मेहमान उपस्थित हैं श्री नीरज पोद्दार जी 2012 से शिक्षा के क्षेत्र में वो अपना योगदान दे रहे हैं। काफ़ी लंबे अरसे से वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शुरुआत शिक्षक के तौर पर हुई, बाद में प्राचार्य और वर्तमान में एकेडमिक डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं। और आप जनमित्रम SPS मेमोरियल स्कूल जो कि घरघोड़ा में है वहाँ पदस्थ हैं। तो सर, आपकी जो जर्नी है शिक्षा की, 2012 में आपने शुरुआत की इसकी और अभी 2025 चल रहा है। इतने वर्षों के अनुभव में आपने बहुत से पड़ाव देखे होंगे शिक्षा के, कई बच्चों को पढ़ाया होगा और बहुत सारे अनुभव आपने लिए होंगे। तो उसी अनुभव के आधार पर पहला प्रश्न जो हम आपसे जानना चाहते हैं वो ये है कि शिक्षा, यूँ तो हम सभी जानते हैं कि एक व्यापक शब्द है, इसको संकुचित लहजे में हम बता भी नहीं पाएंगे, लेकिन समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? मैम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके आमंत्रण के लिए। जैसे हम लोग एजुकेशन की बात जब करते हैं तो लोगों को लगता है कि जो स्कूलिंग जो है, जो वहाँ पे दी जाती है, हाँ, जो एक फ्लो है ऊपर से नीचे की ओर, जिसमें टीचर कुछ एक कोई सब्जेक्ट को डील करते हैं और बच्चा समझता है, लोग उसे ही एजुकेशन कहते हैं। मैं मानता हूँ कि ये पूरी तरह से सही नहीं है। एजुकेशन का मतलब आपका सुबह उठने से आपके जो तौर तरीके हैं, आपका जो तरीका सलीका है बात करने का, वहाँ से लेके स्कूल जाना, वहाँ पढ़ना, दूसरे लोगों से बात करना, टीचर को सम्मान देना, आपसी मेल मिलाप करना, फिर समाज में आप कैसे रहते हैं, हर चीज़ जो आप कर रहे हैं वो एजुकेशन के दायरे में आता है। मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर आपको किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है तो आप कितने भी होशियार हों, आपके अंक अच्छे हों, तो आपकी शिक्षा अधूरी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, साक्षरता और शिक्षा में थोड़ा सा अंतर है। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि एजुकेशन जो है ना वो एक बहुत, जैसे आपने कहा कि एक वाइड उसका मतलब होता है। एजुकेशन वही है, चाहे वो स्किल्स की बात हो, चाहे विषय की बात हो, चाहे आपके स्वभाव की बात हो, आपकी सोच की बात हो, तो सब उस एजुकेशन के दायरे में आते हैं। और ये बात मैं हमेशा अपने बच्चों को हमेशा कहते रहता हूँ कि आप भले इंजीनियर डॉक्टर ना बन पाएँ, कोई बात नहीं, बट एक आप एक बेहतर इंसान बने, एक अच्छा बेटा बने। क्योंकि जब तक आप एक अच्छा बेटा नहीं बनेंगे, आप अच्छा भाई नहीं बनेंगे, आप अच्छे पति नहीं बनेंगे और अच्छे पिता नहीं बनेंगे। तो एजुकेशन इन सब को लेके आप समझ सकते हैं। जी। और यहाँ ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि साक्षरता और शिक्षा दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन हम पालकों के नज़रिए से अगर देखते हैं, उनके दृष्टिकोण से अगर हम समझते हैं शिक्षा को, तो आमतौर पर ऐसा होता है कि शिक्षक के काम को या पूरी शिक्षा को अंकों से तौलते हैं। कई पालक भी, इवन हम कह सकते हैं कि कई
लोग हैं ऐसे जो पूरे शिक्षा को अंक सूची में जो अंक दिए हैं उसी से मापते हैं। तो यहाँ ये बात समझनी होगी पालकों को, मुझे ऐसा लगता है कि साक्षरता और शिक्षा दो अलग अलग जगह हैं। जहाँ आपने कहा कि शिक्षा में एक पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व शामिल होता है और साक्षरता यानी अगर हमें पढ़ना लिखना आता है, हम पढ़ सकते हैं, किसी चीज़ को पढ़ के समझ सकते हैं, यानी हम साक्षर हैं। तो साक्षरता की एक सीमा है, शिक्षा असीमित है। जी जी, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात कही नीरज सर जी। आप वर्तमान में JSPS में हैं, यानी कि जनमित्रम SPS मेमोरियल स्कूल। वहाँ शिक्षा के लिए आप किस प्रकार की नीतियाँ अपनाते हैं या किस प्रकार से काम करते हैं? मैम, जैसे एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जब हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, जब आपने कहा कि जो पेरेंट्स अंक के हिसाब से देखते हैं, एक सिंपल सा सवाल है कि हम दोनों जो आज यहाँ बात कर रहे हैं, जो आप इतना अच्छे से बात कर रही हैं, प्रेजेंटेशन कर रही हैं, इसमें आपकी पढ़ाई का क्या योगदान है? अगर मैं कहूँ कि आपने जो SST में पढ़ा था या इंग्लिश में जो पढ़ा था, वो एक अलग चीज़ है, है ना, नॉलेज उससे आपको मिला। लेकिन जो स्किल है, जो आज माइक के सामने हम लोग बैठे हैं और हमको कोई फोबिया नहीं है, ये शायद ये उस दिन की देन है जब हमें स्टेज मिला होगा बचपन में कुछ कहने का, जब हमने असेंबली में प्रार्थना कराई होगी इतने सारे बच्चों के सामने, उसी दिन हमने फोबिया को खत्म कर दिया होगा। बिल्कुल, हाँ। लेकिन वो एग्जैक्टली एक वो पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। तो स्कूलिंग में क्या है कि ना, पढ़ाई एक अलग चीज़ है, नॉलेज एक अलग चीज़ है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है, जो नई शिक्षा नीति ने कहा है, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी महकमा हो, कोई भी काम हो, उसमें आप देखेंगे कि पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ये नहीं मान सकते कि अगर आपकी दुकान में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है बतौर दुकानदार, तो आपको ग्राहक नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। हम लोग में कहावत है कि अगर प्यार से मूंगफली भी दे दी जाए ना, तो काजू के बराबर है। बहुत सही, तो वो चीज़ें आपको समझनी है पढ़ाई में। अच्छा, अब बात करते हैं हम अपने स्कूल में। जैसे एक छोटी सी बात है, जब हम छोटे बच्चों को ना कलरिंग करने देते हैं, जी, तो क्या होता है कि बच्चे उसमें रंग भरते हैं और टीचर उसको गुड बैड जो भी करते हैं जमा कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा हमको अन्वेषण करना है। अन्वेषण करना है मतलब कि बच्चे जो कलर चूज कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। क्या बच्चा येलो कलर इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो डार्क ब्लू कर रहा है। जैसे आप देखिएगा, बच्चों को आप गुलाब फूल बना के देंगे आउटलाइन, तो बच्चे काला रंग नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरते हैं? क्योंकि उन्होंने काले रंग का गुलाब देखा ही नहीं है। वो जो देखते हैं उसी को डालते हैं। कलर के बारे में जब आप कहीं नेट में या कहीं भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो लोग बचपन में ज़्यादा डार्क कलर का इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा डाउन फील करते हैं, शांत रहते हैं। अच्छा। और अगर कोई बच्चा पिंक येलो कर रहा है, मतलब वो एकदम अंदर फ्री है। तो ना ये जो बारीक चीज़ें हैं ना, ये आपको समझनी है। सिर्फ आपने कुछ आउटलाइन बना दिया, बच्चे रंग भर दिए, गमला बना दिए, ड्राइंग हो गया, नहीं। ड्राइंग से आपको पता करना है कि उसके अंदर मन में क्या है, उसका सोच क्या है। अगर कोई बच्चा ज़्यादा डार्क रंग का इस्तेमाल कर रहा है तो हमको उस पर थोड़ा ध्यान देना है। अब देखिएगा, लोग भी जो है जो कपड़ा पहनते हैं, जैसे ब्लू पहनते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो एकदम लाइट येलो पहनते हैं। डरते हैं। क्यों डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए भाई। हम कपड़ा पहन रहे हैं, जो हमें पसंद है वो हमको चूज करना है। तो ये रंग की जो साइकोलॉजी है ना, ये बचपन से लेके जवानी तक या बुढ़ापे तक रहती है। तो इतनी बारीकी से जब तक आप नहीं करेंगे, आप बच्चों को नहीं समझेंगे। और अगर एज ए टीचर आप बच्चों को नहीं समझेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ साथ आपके साथ भी रहेगी। आपकी क्लास में 2-4 बच्चे होंगे जो डम पड़े हुए हैं किनारे में, वो स्ट्रगल कर रहे हैं सब्जेक्ट में, आप उनको डांटते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, उनकी फितरत, उनका जो सोचने का तरीका है, जो ग्रैपिंग पावर है, वो थोड़ी अलग है। तो ये चीज़ जो डिकोड करने की क्षमता है, मुझे लगता है कि ना ये टीचर्स में आनी चाहिए। नहीं है तो आप किताबें पढ़िए। बीएड की इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन यही है कि लोग उसको एग्जाम दे के मतलब निकल जाते हैं, पढ़ता कोई नहीं है। हाँ। तो अगर सलीके से आप किताब पढ़ें तो वो काफ़ी है बच्चों को समझने के लिए। और एक बार आप बच्चों को समझ गए तो फिर आप किसी भी स्कूल में हैं, आपको अपने बच्चों को डील करने में, क्लास को अच्छा बनाने में और बच्चों की बेहतरी में जो भी प्रयास आपको करना है, आपको लगेगा कि बहुत हल्का एफर्ट से आप सबको पार करते जा रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शिक्षक को एक मनोवैज्ञानिक की तरह भी सोचना पड़ता है क्लासरूम में। क्योंकि अगर बच्चों को पढ़ाना है तो उनके मन में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है। पर आमतौर पर जो हमने सुना है कि शिक्षकों को जो सबसे ज़्यादा परेशानी जिस चीज़ में होती है वो ये होती है कि कक्षा में, जैसे आपने कहा कि एवरेज बच्चे भी होते हैं, कुछ ब्राइट बच्चे होते हैं, कोई बिलो एवरेज होते हैं। इतनी वैरायटी में और इतने सारे डिफरेंस में एक तरीके से पढ़ाना, ये कहाँ तक उचित होगा? या अगर एक तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं तो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं, कौन सी नीतियाँ अपनाएं?
क्लास मैनेजमेंट का एक ये हिस्सा है, ऐसा मेरा प्रश्न है आपसे। जी 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 मैम, सबसे दुखद तो ये है कि सिलेबस से मोरल साइंस खत्म होते जा रही है। मतलब आप देखेंगे इंजीनियरिंग का या नीट का कोई भी सिलेबस आप उठा के देख लें, कहीं मोरल साइंस नहीं है। मतलब मुझको याद है कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे स्कूल में, तो हमारे पास एक बाकायदा बुक थी और भारी भारी कहानियां हमको बताई जाती थी, और आज तक वो कहानियां शायद हमको याद है। तो एक तो वो चीज़ कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। जी। मैं देखता हूँ कि जीके की बुक भी अब जो है वो हट गई है सिलेबस से। मोरल साइंस की तो मतलब ख़त्म ही है, उसको तो मैं देखता ही नहीं हूँ क्लास 5 ऑनवर्ड्स। नैतिक शिक्षा जब तक आप बच्चों में नहीं डालेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। आप ये इस मतलब भ्रम से निकल जाए कि पूरी जो क्लास है उसको आप बेड़ा पार लगा लेंगे, नहीं हो पाएगा। 6 घंटे बच्चे आपके पास हैं और आपके पास मुश्किल से 45 मिनट है एक दिन में। जी। उस 45 मिनट में आप 30 बच्चों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी, एनुअल फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें। एक शॉर्टकट ये है कि अगर हम अपने क्लास के जो होशियार बच्चे हैं, जो तेज तर्रार हैं, उनको थोड़ा उनका मोरल सपोर्ट लें और उनको थोड़े कमज़ोर बच्चों के साथ बैठाएं। हाँ, एक दिक्कत ये पेरेंट्स की आती है कि मेरे बच्चे के साथ उसको बैठा दिए, क्योंकि जो कमज़ोर होते हैं थोड़ी बदमाशी भी करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिल जाए तो आप ये मानती हैं मैम कि कई बार जब एग्ज़ाम के समय आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी, एग्ज़ाम के एक दिन पहले कोई होशियार बच्चा जब समझाता था मैथ्स, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका लेवल और आपके दोस्त का लेवल सेम है। देखिए टीचर क्या होता है ना, बहुत लॉजिकल वर्ड, टर्मिनोलॉजी के वर्ड इस्तेमाल करता है, लेकिन लड़के लड़के या लड़की लड़कियां जो उस क्लास की होती है ना, वो उसी के लेवल में, उन्हीं के लैंग्वेज में तो करना बे रे करके बोलती है ना, तो आसानी से उनको समझ में आ जाता है। तो अगर ये चीज क्लास में आपका समन्वय हो गया है जी। तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये चीज आपको क्लास में करानी है। जो थोड़े एवरेज से ऊपर हैं उनको प्रोत्साहित करना है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कमजोर बच्चे हैं उनको ऐसा न लगे कि उनको कुछ चीज दिया जा रहा है दान के रूप में। जी। मतलब ये उनको लगे कि हम कोई टीम वर्क वाली बात करें, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो किसी को ये नहीं लगता कि मेरे बिना तो टीम नहीं है, सारे 11 के 11 इंपॉर्टेंट है ना। तो वैसे ही क्लास में पहले तो माहौल बने, आपस में अगर बच्चों में टकराव है तो पहले आप उसको खत्म करिए, एक टीम वर्क कराइए। और टीम वर्क कराने का सबसे इजी तरीका है, आप क्लास में जितने कंपटीशन करेंगे ग्रुप वाले हाँ। उतना उनमें समन्वय बनेगा। इंडिविजुअल गेम ना कराएं, क्योंकि उसमें होशियार बच्चा पढ़ाई वाली चीजों में जीतता है और खेलकूद में तो जो कमजोर हैं वो ज्यादातर फिट होते हैं, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। ग्रुप वाइज बार बार गेम कराएं, ग्रुप को चेंज भी करते रहें, उनके बीच में अच्छा टीम वर्क बने और ना कोशिश करें उसमें फर्स्ट सेकंड वाली चीज ना हो। और कौन सी गेम करानी, इंस्टाग्राम यूट्यूब में भर भर के है, उसको आप देख लें, जो आपको अच्छा लगे, सीमित संसाधन से हो जाए। आप पहले टीम वर्क बनाएं। क्लास में अगर टीम अच्छी बन गई मैम, तो आप ये मान के चलिए किसी बच्चे की कॉपी अधूरी नहीं रहेगी, कोई बच्चा कमजोर नहीं रहेगा, सब एक दूसरे का हेल्प करेंगे, ना केवल स्कूल के अंदर। और एक चीज और भी हमने अपने स्कूल में किया है, जनमित्रम स्कूल में, जैसे डायरी में आपने देखा होगा एक रिमार्क का एक कॉलम होता है, कंप्लेन के होते हैं, हमारे यहाँ एक रिवॉर्ड का भी है। अगर कोई बच्चा अच्छा करता है हम उसमें रिवॉर्ड देते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा गिर गया या उसका टिफिन गिर गया, क्लास 3 का बच्चा है, कोई जरूरी नहीं कि क्लास 3 का ही बच्चा है, हो सकता है क्लास 7 की कोई दीदी आके उसको अपना टिफिन शेयर कर दें। बिल्कुल। और अगर ये चीज हुआ है तो उसको सम्मान दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा सबके सामने। अगर आप सबके सामने सम्मानित करेंगे ना, तो फिर क्लास में होड़ मच जाती है, मैं भी कुछ अच्छा करूं, मैं किसी को पानी पिलाऊं, मैं किसी को रास्ता बताऊं, मैं उसको टिफिन मतलब अच्छी चीजों में फिर ना कंपटीशन आ जाएगा। बस आपको ना ये माहौल क्रिएट करना है अपने क्लास में, फिर तो सारी चीजें जो है ना आपको लगेगा कि मतलब प्रॉब्लम थी ही नहीं, सिर्फ आपको गाइड करना है, बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कर लेते हैं। जी, जितनी भी आपने बातें कही उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ करने से शायद एक तरफ समन्वय, सहयोग, सद्भावना, ये भावनाएं तो आएंगी ही, साथ में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं कुछ हद तक नेतृत्व करने की क्षमता भी उसमें बढ़ेगी, तो ये एक बहुत अच्छा माहौल क्लास में बनेगा। तो हम ऐसा माहौल यदि क्लास में बनाना चाहते हैं तो इसमें योजना का, कार्य योजना का कितना महत्व है? क्या शिक्षक को पूरी प्लानिंग पहले से करनी होती है? क्योंकि ये बात समझना हमें ज़रूरी है कि क्लास में जाने से पहले हम एक पूरी योजना के साथ जाएं, तो ये शिक्षक किस प्रकार से कर सकते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि आप पहले अपने क्लास को समझिए कि आपको क्लास मिली कौन सी है, कैसी क्लास मिली है। कई बार सेक्शन में भी बटी होती है। जैसे उदाहरण देता हूँ, कई बार जब हमारे यहाँ शेड्यूल हुआ कि ना आपको लंच में बच्चों के साथ बैठना है जी, कई टीचर घबराने लगते हैं, संकोच उनको लगता है कि बच्चों के सामने कैसे खाएंगे। इसको आप दूसरे नज़र से देखेंगे कि अगर मैं कुछ ऐसा टिफ़िन लेके जाऊं, जैसे ये मैंने अपने क्लास में किया था, मैं जानबूझ के ना जब मेरे को मौका मिला लंच में उनके साथ बैठने का, तो मैं अपने टिफ़िन को थोड़ा सजा के ले जाता था। मतलब कुछ ड्राई फ्रूट, कुछ अनार के दाने, रोटी, सब्जी,
तो बच्चे ना टीचर को बहुत कॉपी फॉलो करते हैं, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। मतलब आपको ख्याल होगा नहीं होगा, लेकिन आपकी साड़ी में कहीं भी एक धागा टंगा होगा ना तो बच्चे आके आपको बता भी देंगे और करेक्ट भी करने निकाल भी देते हैं। जी। जैसे हम जूता पॉलिश करके रखेंगे तो बच्चे भी पॉलिश करना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे जैसे आपका टिफिन अच्छा है ना जी, तो वो भी अपना टिफिन वैसा ही लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे सर लाते हैं। रही बात योजना की, आप पहले तो ये देखिए कि आपकी क्लास में दिक्कतें क्या हैं। जी, कमजोर बच्चे, बदमाश बच्चे, कुछ बच्चे इरेगुलर हैं। जी, जी, तो हर क्लास का अपना अपना डिमांड है। ये जैसे गांव के अलग अलग जरूरतें होती है जी, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। हाँ, वैसे हर क्लास की अपनी समस्या है। जी, जी, पहली बात तो आपको अपना सिलेबस के साथ साथ ये देखना है कि बच्चे उन चीज़ों को समझ रहे हैं, चाहे वो मैथ्स की बात हो या इंग्लिश की बात हो, क्यों नहीं समझ रहे हैं। जी, जी, जैसे मैथ्स में अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसका मतलब ये है कि या तो उसको पढ़ा याद नहीं है, उसको दशमलव वाली चीज़ों को सॉल्व करने में दिक्कत होता है, जी, वो जो फ्रैक्शन है उसको नहीं आता है। जी, जी, यही समस्या होगी ना मैथ्स में, और क्या समस्या होगी। और जो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो चीज़ लिखी हुई अंग्रेजी में है वो अंग्रेजी में कमज़ोर है, तो इसलिए वो सारे सब्जेक्ट में कमज़ोर है, क्योंकि समझ में नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बार बार कह रहे हैं कि आपको डिकोड करना पड़ेगा। हिंदी में जो बच्चा कम नंबर ला रहा है या तो मात्राएं उसकी गलती है, क्योंकि हिंदी तो सबको आती है, लिखने में सब एक्सपर्ट हैं, बट मात्राओं का उसको ज्ञान नहीं है। मात्राओं का ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उसने वर्णमाला अच्छे से नहीं पढ़ी है। मतलब देवनागरी लिपि ऐसी है कि अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ लें तो अशुद्धि हो ही नहीं सकती है। इंग्लिश में हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कुछ और है, वर्ड कुछ और है, हिंदी में ऐसे नहीं हो सकता। तो हर विषय में जो बच्चे कमजोर हैं उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, तो आपको उन सब के हिसाब से करना है। तो ये सारो दारोमदार टीचर के ऊपर है, तो टीचर को बहुत सोच समझ के जो है क्लास की योजनाएं बनानी है। तो आधारभूत जो तरीका है या इस पूरी योजना का जो आधार है कहीं ना कहीं क्लास ऑब्जर्वेशन है। आपको अपने हर बच्चे के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस स्तर पर अभी फिलहाल है और उसे हमें कहाँ तक लेकर जाना है, उसके अनुसार ही आप योजना बना सकते हैं। और जैसे जनमित्रम SPS मेमोरियल स्कूल एक हॉस्टल वाली भी स्कूल है, जहाँ रेसिडेंशियल स्कूल जिसे कहते हैं। तो ये जो स्कूल है जहाँ रेसिडेंट भी हुए हैं बच्चे, उनकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल पर होती है, वो परिवार से बिल्कुल दूर हैं। तो इन बच्चों के शिक्षा के लिए, सिखाने के लिए कैसे प्रयास आपके स्कूल द्वारा किए जा रहे हैं? ये वो क्वेश्चन था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। हम अपने स्कूल में ये मान के चलते हैं कि बच्चे के गार्जियन हम ही हैं जी। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम बच्चों पे लागू करते हैं वो है काउंसलिंग। पढ़ाई लिखाई दौड़ धूप वो अलग चीज़ है, काउंसलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मैं जब से उस स्कूल में हूँ, जब हम शाम में बात करते हैं तो बच्चों से नॉर्मली ऐसे बात करते हैं कि बच्चे खुद अपने मन का बात निकाल के हमको बताएं, फ्री हो जाते हैं। मेरे गांव में ऐसा होता है, मेरे पापा ऐसे बोलते हैं, मेरा भैया ऐसा करता है, मेरा चाचा ऐसे करता है। हम पहले उसकी बात निकालते हैं जी, पूरा जो भी उसका तकलीफ है निकाल देते हैं। बच्चों में कई बार ये लगता है कि मेरे पापा मेरे को पसंद नहीं करते, मेरे को नहीं चाहते हैं, क्यों? ऐसा उनको लगता है कठोर है, रिजिड है। तो फिर हम उनको बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पापा इसलिए करा रहे हैं ताकि तुम ऐसा बनो, ऐसा करो। फिर हम अपने पिता की कहानी बताते हैं कि पता है मैं आज यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पिता ने मुझको एक बार बहुत मारा था, तो मेरी अंग्रेजी जो है थोड़ी ठीक हो गई। एक बार मुझे पहाड़ा याद नहीं था तो खूब उन्होंने पिटाई की, मैं डर के मारे याद किया तो मेरी मैथ्स अच्छी हो गई। तो फिर वो सोच में पड़ते हैं जी। हाँ। तो काउंसलिंग से ना क्या होता है कि ये जो चीज़ दिमाग में पलता है ना बच्चों को, इसको आपको पूरा जड़ से निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर ये अंकुरित होकर बड़ा हो गया तो आप नहीं मिटा पाएंगे इसको। जी। तो काउंसलिंग ना बच्चों का सबसे ज्यादा जरूरी है, जितना हो सके हम बात करें। तो हॉस्टल में जितने भी टीचर्स हम लोग हैं, हम लोग बच्चे से बात करते हैं। अगर कोई बच्चा गुस्सैल है, लड़ाई कर रहा है, डांट रहा है, गाली दे रहा है, तो काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि मैम मारने से समाधान नहीं निकलेगा। मारना सिर्फ शरीर पे पड़ती है, शब्द ना दिल तक जाते हैं। आपको उनके दिमाग में बैठाना है जी। जैसे कोई बच्चा गाली देता है तो उसको हम बताते हैं कि देखो गाली देना बहुत आसान है जी। लेकिन प्यार से समझा के संस्कारी बन के रहना बड़ा मुश्किल है। तो ना शब्दों का चयन करें, प्यार से बात करें जी। कोई कड़वी बात भी है तो लो टोन में कहें, अंदर तक सुनेगा जी। और हाई टोन में अगर आप नॉर्मल चीज भी कहेंगे तो वो हाइपर हो जाएगा। बिल्कुल। तो काउंसलिंग सबसे ज्यादा जरूरी है और वो हमारे स्कूल में हम करते हैं। मैं बार बार हॉस्टल में ये चीज कहता हूँ कि बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन मेकिंग देम अ डॉक्टर इंजीनियर। जो भी वो एक अलग है मोटो, वो उसका पेशा कैसे वो पैसे कमाएगा वो एक अलग चीज है, लेकिन एक अच्छा इंसान समाज में देना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो काउंसलिंग सबसे ज्यादा हम ध्यान देते हैं। दूसरी बात ये है कि उनका फिजिकल, मैम आज के जमाने में ना अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप समझिए आपके पास 20 लाख की एफडी है। बिल्कुल। और वो हेल्थ अच्छा कैसे रहेगा? जब तक आप दौड़ेंगे नहीं, पसीना नहीं बहाएंगे, तब तक आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा।
जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो बैलेंस डाइट का मतलब होगा। हाँ। आपका डाइजेशन ही स्लो है जी। और मैं आपको जितना भी सलाद खिला दूं कोई मतलब नहीं है, वो लगेगा नहीं। आपका लीवर फैटी लीवर है, वो क्या काम करेगा, क्या लगेगा बॉडी में, कुछ नहीं लगना है। तो पहली बात तो हम लोग सेकेंडरी ये हेल्थ पे ध्यान देते हैं कि बच्चा एक हेल्दी बच्चा रहे हमारे यहाँ, खूब अच्छा परेड करे, दौड़े, योगा करे, तब उसका अच्छा डाइजेशन होगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो बैलेंस फूड जो हम दे रहे हैं, चाहे दूध हो, पनीर हो, जैसा भी हम देते हैं, ग्रीन सलाद देते हैं, फिर खाने का ना वो जो उनका प्लेट है उसको भी बताते हैं कि इतना चावल नहीं खाना है। मतलब मैं कई स्कूल के देखा हूँ मुआयना करके, बच्चे बहुत चावल खाते हैं, उनको जरूरत नहीं उतने चावल की, उनको वेजिटेबल्स खाना है, विटामिन प्रोटीन पे जाना है, वो भात दाल खा रहे हैं। तो लिमिट में उनको रोटी खानी है, लिमिट में उनको भात दाल लेना है, सब्जियां ज्यादा लेनी, ग्रीन सलाद ज्यादा लेना है। तो सेकेंडरी हमारा हेल्थ पे रहता है। थर्ड जो है वो पढ़ाई पे रहती है कि भाई स्कूलिंग हो गया, अब शाम में 2 घंटे हम पढ़ेंगे, साथ साथ जो हम नवोदय और सैनिक की तैयारी कराते हैं, प्लस हमारे यहाँ अच्छी बात ये कि हम जीके और रीजनिंग कराते हैं। और खास तौर पे छत्तीसगढ़ का जो जीके है जो आजकल आ रहा है, वो अभी से हमने क्लास 6 से उनको डिप्लॉय किया हुआ है। यहाँ कितने साम्राज्य थे, गांधी जी कब आए थे, जो भी छत्तीसगढ़ का पुराना इतिहास है वो बराबर हम उनसे पूछते रहते हैं, रीजनिंग भी कराते हैं। इसके साथ साथ क्लास 8-9 के लिए जो भी फाउंडेशन कोर्स है नीट का, हम अब विश्वास नहीं करेंगे, हमने अपने क्लास में क्लास 6-7 से पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस कराया है। जब तक 36 एलिमेंट्स, क्रिप्टॉन तक आपको एलिमेंट्स नेम याद नहीं होंगे, कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं होगा, तब तक आप ये नहीं समझेंगे कि NaCl और MgCl2 में क्या फ़र्क है, ClCl2 क्यों है। तो जब ये बच्चा समझ जाता है ना, तो उसको फिर केमिस्ट्री से बड़ा लगाव हो जाता है। अब ये तो हो गया। अब हम 9th-10th में क्या करते हैं, करियर काउंसलिंग की बात करते हैं। बच्चों में ना एक पता नहीं कहाँ से आ गया है कि या तो बायो में जाएंगे तो डॉक्टर बनेंगे, और मैथ्स में जाएंगे तो इंजीनियर बनेंगे। उनको लगता है इसके अलावा दुनिया ही नहीं है। नहीं, इसके अलावा और बड़ी दुनिया है। अब बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे पत्रकार, बहुत अच्छे, मतलब मैथ्स के थ्रू आप जाके भी ना, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं बिना इंजीनियरिंग के, BSc मैथ्स करके भी आप विदेश जा सकते हैं। इतनी चीजें हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे अपना करियर कैसे चूज करते हैं, क्योंकि वो कर रहा है, क्योंकि मेरे चाचा वो हैं। बिल्कुल, अपने आसपास जो देखते हैं उन्हें ही अपने भविष्य के तौर पर बिल्कुल देखते हैं। कोई बच्चा टीचर क्यों नहीं बनना चाहता? अब देखिएगा, लोगों को लगता है शिक्षा कर्मी, टीचर बन जाओ। नहीं, आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, बिल्कुल, आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो कैरियर काउंसलिंग ना हम 12th में ना करा के ना 8th-9th में कराएं, साथ में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा कैरियर हम चूज करें। मेरा शरीर कैसा है, मुझे धूप में बैठना है, मुझे AC में बैठना है, मुझे एकदम टाई कोट पहनना है, नहीं मुझे तो बाहर यात्राएं करनी है, मैं चाहता हूँ कि मैं माइक में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलूँ, मैं कैमरे के सामने रहूँ, ये मेरी नीड है, मेरा शौक है। और पैसे सारे जितनी भी स्ट्रीम्स हैं सब में है, बस आपको चूज करना है आपका पसंदीदा चीज कौन सा है। तो 12वीं में हम चूज ना करें या 11वीं के समय हम चूज ना करें, 8th में इसको चूज करें। तब तक हम शायद 4 साल लगभग गंवा चुके होते हैं, क्योंकि वो हमें अपना फाउंडेशन तैयार करने का एक बहुत सुनहरा समय होता है, 9 से लेकर 12 तक। और उसके बाद हम जब कॉलेज जाते हैं तब हम सोचना शुरू करते हैं, यानी कि बच्चे कि अब हमें क्या करना है। ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि 9 से करियर काउंसलिंग आप शुरू करते हैं। तो आपने हॉस्टल बच्चों की बात कही, मानसिक स्वास्थ्य से लेकर आप फिर शारीरिक स्वास्थ्य, उसके बाद एकेडमिक, और उसके बाद आप उनके भविष्य की योजनाओं तक उनकी तैयारी, कि पूरा अल्टीमेटली कहना चाहिए कि पूरे फ्यूचर तैयार करने में आप लोग पूरा योगदान देते हैं। और बच्चों का और पेरेंट्स का सहयोग किस प्रकार से रहता है? अभी तक जो मेरा अनुभव है बहुत अच्छा है। जी। हम जब बच्चों को एक बार एजुकेशनल टूर पे लेके जा रहे थे, तो किसी का ये क्वेश्चन था कि इससे क्या होगा। तो मेरा जवाब था कि अगर बच्चा कभी हॉस्पिटल में जाके किसी एक ऐसे मरीज को देख ले जिसका एक्सीडेंट तेज गाड़ी चलाने से हुआ है, तो अगली बार वो तेज गाड़ी चलाने से पहले उस आदमी को याद करेगा। जी, हाँ, बिल्कुल। अगर हम किसी को जेल, वैसे तो अलाउड नहीं होता, लेकिन अगर उसका थोड़ा सा भी उनको अंदाजा करा दें, जी, तो वो अपराध करने से पहले कई बार सोचेगा। एक्चुअली बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चों को ये पता नहीं है कि अगर मैं किसी को जातिगत टिप्पणी कर दूं तो उसमें जेल हो सकती है। बहुत बड़ा एक क्राइम है। तो एजुकेशनल टूर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हम जो हमारे स्कूल में होता है, हॉस्टलर्स के बच्चे जाते हैं, मतलब अगर वो मेडिकल के हैं, अगर उनको पसंद है तो उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। कॉमर्स का अगर वो सोच रहे हैं तो बैंक जाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, 12th तक के बच्चों को अगर हम बैंक भेज देते हैं नॉर्मल, तो वो पैसा जमा नहीं कर पाते हैं। जमा पर्ची भरना उनको नहीं पता है। जो व्यापार से जुड़े हुए हैं वो बच्चे तो करते हैं कि माँ बाप सिखा देते हैं। लेकिन जो बिजनेस लाइन से नहीं है, डरते हैं बैंक जाने से, निगम जाने से डरते हैं। अब उनको पूछ लीजिए कि नगर पंचायत, जिला पंचायत, ये सब क्या है, तो उनको पता ही नहीं है। कौन सा चीज किस डिपार्टमेंट में उनको पता ही नहीं है।
तो एक तो एजुकेशनल टूर जो हम लोग कराते हैं तो उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला पेरेंट्स का। जी जी। और दूसरी बात ये कि बच्चे का विकास तभी होगा मैम जब पेरेंट्स और आप मिल के काम करें। जी। क्योंकि बच्चे क्या है ना कि आप दोनों को दो अलग अलग नदी के दो साइड में आपको खड़ा कर देंगे, मिलने नहीं देंगे। वो भी एक रीजन है। और वो रीजन ये है कि बच्चा किसी मामले में तो कमजोर है। जैसे मोबाइल चला रहा है जी। अब पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसको डांटते हैं, छीन लेते हैं, लेकिन फिर बच्चा करेगा क्या? हाँ। हमको उनको कुछ एंगेजमेंट देना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ हॉस्टल में जब बच्चे आते हैं तो उनके पास करने के लिए इतना कुछ है, ड्राइंग है, खेलने के लिए आर्चरी है, क्रिकेट है, इतनी चीजें हैं कि वो बच्चे जब घर भी जाता है जी। तो बजाय मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाने के वो ड्राइंग जो बनाया है वो दिखाता है, वो कहानियां बताता है। मम्मी एक बार मैं ऐसा किया था एजुकेशनल टूर में, ये हुआ, वहाँ ये हुआ, मैंने वो बनाया, मेरे को ये मेडल मिला जी जी। तो आप अगर इंगेज कर दिए तो बच्चा अपने आप मोबाइल से दूर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें प्लानिंग हम पेरेंट्स के साथ मिलके करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जिस एरिया में हमारा स्कूल है वहाँ पेरेंट्स टाइम निकाल के आते हैं। ज्यादातर तो किसान है जी जी। तो वो टाइम निकल के आते हैं, पति पत्नी दोनों आते हैं और वो बात को समझते हैं। और हम हमेशा डांटते हैं कि बच्चों में जो भी समस्या है उसका समाधान आपके आसपास ही है जी जी। और उसका सबसे बड़ा हथियार तो ये है कि आपकी जबान। बिल्कुल। आप अपने बेटे को गले लगा के एक बार बात करिए, प्यार से बात करिए, अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ के बात करिए, वो शब्द उसके पूरे दिमाग में छपेंगे। बिल्कुल। डांट के बोलेंगे वो और गुस्सा होगा और हाइपर होगा, हार्मोनल चेंज ऑलरेडी हो रहे हैं, बहकाने वाले लोग और हैं, वो और दूर होता जाएगा जी जी। तो ये सारी चीजें हम लोग बार बार मीटिंग करते रहते हैं, महीने में एक बार मिलते हैं, क्लास वाइज मिलते हैं। अच्छा। और पेरेंट्स का बड़ा सहयोग रहता है और ये दोनों के लिए बड़ा पॉजिटिव होता है। अच्छा जी। पेरेंट्स भी कई सारी चीज समझते हैं, पेरेंट्स कई बार हमको भी कई सारी चीज बताते हैं। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए रिजिड है, यहाँ पे हमसे बात नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, पेरेंट्स बताते हैं कि नहीं हमारे खेत में बेचारा बहुत काम करता है। अच्छा। तो हमारा सोच थोड़ा बदल जाता है कि अरे ये लड़का इतना अच्छा है और हमको तो कोई ऐसा लग रहा है। तो अब हमको भी मॉनिटरिंग करने का जो स्केल है, जो तरीका है, जो उसको हैंडल करना है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये मीटिंग से हमको बहुत फायदे होते हैं वहाँ पे। और क्लास वाइज हम लोग करते हैं। बाकी हॉस्टल का एक ये फायदा तो है कि हमारे पास बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करने का, उनको चेंज करने का, हर चीज के लिए इफरात टाइम रहता है। मतलब कुछ नहीं तो रात में 9 बजे भी जब बच्चे कॉपी अपना कंप्लीट करते रहते हैं, हम लोग कभी जाते हैं तो हम लोग बताते हैं बेटा आपको ऐसे नहीं लिखना है, आप जो W लिख रहे हैं ना ये थोड़ा ठीक नहीं है, क्लियर नहीं है, आपको T थोड़ा ऐसे लिखना है, कर्सिव आपको नहीं लिखना है, अभी सिंपल फॉन्ट का इस्तेमाल करिए, डेट यहाँ नहीं इस साइड लिखना है। तो ये जो चीज है ना, ये बताने का मौका मिलता है। तो ये हमको बहुत फायदा मिलता है अपने बच्चों को अपने रेसिडेंशियल स्कूल में रखने का। जी जी जी। नीरज जी, अंत में हमारे जितने भी पालक इस वक्त हमें सुन रहे हैं या जो भी बच्चे हमें इस वक्त सुन रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? अब मैं यही कहूँगा बच्चों को कि बच्चों, आपके जो माता पिता हैं, आप एक बार उनके साथ बैठिए और जो आपकी समस्या है एक बार बोल के देखिए। मेरे पिता के जाने के बाद मुझको एहसास हुआ कि मैं उनसे और बातें कर सकता था, नहीं कर पाया। तो ये रिग्रेट मेरे में है, प्राय सबके में होता है। लगता है कि शायद मैं और बात कर लेता और कुछ जो हमारे बीच में है वो उसको क्लियर कर लेते। एक कहावत ये है कि मतलब बेटों के बारे में कहा गया है कि वो अपने पिता को गले नहीं लगा पाते हैं। बेटियां सहज होती हैं, आराम से गले लग जाती हैं। पिता और पुत्र में ये द्वंद रहता है। जी जी। हाँ। तो ये तो बेटों को कहूंगा कि एक बार वो अपने पिता को गले लगा ले और अपनी समस्याएं जो है ना उड़ेल के रख दें। हाँ हाँ। बच्चों, आप ये मान के चलिए कि आपकी जो सारी समस्याएं ना उनका हल जो है आपके पिता के पास में है, आपकी मम्मी के पास में है। बस आपको बोलना है। हाँ, बोलने का तरीका थोड़ा सा ऐसा रखिए कि वो समझें कि आप किस कष्ट में हैं। जी जी। और पालकों को भी मैं ये कहूँगा कि ये बच्चे आपका अंश है, जो स्वभाव आपका है वैसा ही स्वभाव इधर है। जी जी। अगर उसमें बाहर से कोई विकृति आई है तो यकीन मानिए आप उसको हटा सकते हैं। तो ये दम रखिए, ये हिम्मत रखिए। बच्चे अगर गलत रास्ते में जा रहे हैं, उनको कोई समस्या है विषय की, तो इसका समाधान आपके पास है। बस आप संवाद रखिए, बात करिए। जितना ज़्यादा संवाद रखेंगे, जितना ज़्यादा बात करेंगे, उतनी चीज़ें सहज होती जाएगी। तो ये मेरा अनुरोध है आपके पालकों से। और पालकों से लास्ट में एक चीज़ और कहूँगा कि कृपया जो अभी मुझे देखने के लिए मिलता है, खासतौर पे 12वीं और 10वीं के बच्चों में, जो कई सालों से चल रहा है, कई मूवी में भी कहा जाता है मार्क्स। ठीक है, पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा कैसे कमाएगा, बस इसीलिए वो थोड़ा फोर्सफुली कहते हैं। जी जी। लेकिन पेरेंट्स से अगर हम पूछें कि ठीक है सर, इंजीनियरिंग के अलावा और बताइए और क्या है, उनको खुद नहीं पता है।
तो या तो वो प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग कराएं, या प्लीज़ यूट्यूब में जाके देखें, हज़ारों वीडियो हैं कमाने के, जिसमें कि बच्चे अपने हिसाब से, अगर कोई किसी और लाइन में जाना चाहता है, कोई बीएससी करना चाहता है जूलॉजी में, तो बहुत अच्छी लाइफ वो जी सकता है अच्छी सैलरी के साथ। तो खुद वो पहले पता करें कि कैरियर काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, कैरियर क्या क्या चीज़ों में। अगर वो पेरेंट्स को पता चल जाएगी ना, पेरेंट्स अपने आप बच्चों पे दबाव बनाना ख़त्म कर देंगे। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। मुझे लगता है कि ये सब करने से आधी समस्याएं उसी समय ख़त्म हो जाएंगी और फिर आगे एक बच्चों का सुनहरा भविष्य इंतज़ार कर रहा होगा। नीरज सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अमूल्य समय हमें दिया, स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी और रेडियो धूम का भी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लिटिल लाइब्रेरी ऑफ JSPS। इस कार्यक्रम के प्रायोजक जनमित्रम SPS मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, बैहामुड़ा, घरघोड़ा, रायगढ़। आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 FM। ये है दिल से दिल की ट्यून।